अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, लहरों का इंतबाक। हमारे नए सिलेबस के जो टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक ये चैप्टर छठे नंबर पर है, लेकिन क्योंकि ये ऑसिलेशंस के साथ जो अभी पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं रवानी में इसको यहाँ पर अभी शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हम पहले रिकॉल कर लेते हैं जो हमने ऑसिलेशंस में पढ़ी थी। आप लोग देखिए, जब कोई ज़र्रा सादा मौसी की हरकत करता है तब हम उस हरकत को कुछ इस तरह से एक ख़त पर हमने उसको इमेजिन किया हुआ था कि एक औसत मकाम होता है और दो इंतहाई मकामत होते हैं, एक पॉजिटिव, एक जो है पॉजिटिव और एक निगेटिव, और एक जो है वो औसत मकाम। और एक ज़र्रा जो है वो इन दो इंतहाई मकामत के दरमियान, मतलब ए से बी तक और बी से ए तक जो है वो बार बार अपनी हरकत को इस तरीके से रिपीट करता है। तो जब कोई ज़र्रा इस तरीके से हरकत करेगा, हमने उसका नाम सादा मौसी की हरकत रखा था। और इस हरकत के लिए हमने अलग अलग फार्मूले जो है अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हमने मालूम किए थे। जैसे हम लोगों ने इसका इसरा मालूम किया था जिसका फार्मूला हमको मिला था -ओमेगा² इंटू एक्स। फिर हमने इसकी ख़ती रफ्तार मालूम की थी, ख़ती रफ्तार का फार्मूला मिला था +-ओमेगा√a² - उसी तरीके से हमने उसका हटाव मालूम किया था और उसकी कीमत हमको मिली थी x = a sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हम कोई और मुस्तकिल भी ले सकते हैं, यानी हमारी बुक के मुताबिक यहाँ पर फ़ाय दिया हुआ है। ओके, तो अब आप लोग गौर कीजिए कि ये जो तीन ज़ाब्ते आप लोग देख रहे हो, ख़ती इसरा का ज़ाब्ता -ओमेगा² x, ख़ती रफ्तार का ज़ाब्ता +-ओमेगा√a² - x², और ख़ती हटाव का ज़ाब्ता a sin ओमेगा t प्लस फ़ाई। ये तीनों ज़ाब्तों को बुनियाद बनाकर हम आज का अपना जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये ज़ाब्तों को यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या इनका इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा। इसी तरह से एक और टर्म जिसको हमने उसमें फ़ेज़ एंगल या हैयती ज़ाविये या हैयत के नाम से पढ़ा था, वो था θ = ओमेगा t प्लस फ़ाई। मतलब ये वाली जो टर्म है, तो ये SHM का फ़ेज़ या हैयत कहलाता है, और इस चीज़ की भी इस चैप्टर में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये तमाम ज़ाब्ते आप रिकॉल कीजिए और इनको याद रखिए। अब हम अपना आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं कि लहरों का इंतबाक जो है वो रियल में क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू कर, यानी इस चैप्टर में जो सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बुनियादी बातों को पढ़ना जो है वो लाजमी है। जब तक हम उन बुनियादी चीज़ों को मतलब नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको समझना है वो ये है कि ये लहर, या उर्दू में जिसे दूसरा लफ्ज़ मौज है, ये क्या क्या चीज़ होती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेव्स। तो लहर या मौज क्या होती है, इसको पहले हम एक बार बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखिए, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई एक वास्ता मौजूद है, और इस वास्ते के अंदर जाहिर सी बात है दुनिया का कोई भी मटेरियल मीडियम जो होता है, कोई भी मादी वास्ता जो होता है वो मादे से मतलब ज़र्रा से मिलकर बना हुआ होता है। तो मान लो कि आपने ये एक वास्ते में एक लाइन जो है वो तैयार की है। यहाँ पर वास्ते की जगह पर आप हवा को भी इमेजिन कर सकते हो। मान लो कि आपने हवा में एक लाइन तैयार की है, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन आपने बनाई इसके ऊपर हवा के ज़रात होंगे, यानी वास्ते के ज़रात होंगे। तो मैं यहाँ पर ये डॉट्स जो बना रहा हूँ, तो ये मान लो कि ये इस वास्ते के अलग अलग ज़रात हैं। अब इन ज़रात को कुछ नाम देना है, तो नाम देने के लिए हम लोग यहाँ पर नंबरों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लो कि ये ज़र्रा नंबर 1 है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और ये नंबर 10।
मतलब टोटल मिलाकर हमने यहाँ पर इस खत के ऊपर वास्ते के अलग अलग 10 ज़रात हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये तमाम जो ज़रात हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इनके दरमियान कोई तो भी ऐसी बॉन्ड है जिसके ज़रिए ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को ये छोड़ नहीं सकते। इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो इलास्टिक बॉन्ड है, मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये नंबर 1 और नंबर 2 आपस में एक स्प्रिंग के ज़रिए जुड़ा हुआ है, नंबर 2 नंबर 3 के साथ में जो है एक स्प्रिंग के ज़रिए जुड़ा है, और ऐसे तमाम ज़रात आपस में इलास्टिक बॉन्ड्स मतलब लचकदार बॉन्ड्स के ज़रिए जो है ये जुड़े हुए हैं। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम कोई तवानाई लेंगे। सपोज करो कि हमने एक तवानाई लिए कैपिटल ई, और ये तवानाई हमने दिए पहले नंबर वाले ज़र्रे को। तो आप लोग याद रखिए, जब किसी ज़र्रे को तवानाई मिलती है तब वो ज़र्रा अपने औसत मकाम पे टिका नहीं रह सकता, यानी जहाँ पर वो अभी नज़र आ रहा है वहाँ पर वो टिका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो दो में से कोई एक हरकतें करेगा। आप लोग देखो, दो में से कौन सी एक हरकत करेगा, यानी कौन सी दो हरकतें वो कर सकता है, उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो। या तो वो ज़र्रा अपने औसत मकाम को छोड़कर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर पलट कर नीचे जाएगा उतनी ही दूरी तक, मतलब जितने ऊपर तक ऊपर गया था उतनी ही दूरी तक नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे हरकत करेगा। या फिर ये हो सकता है कि वो जो ज़र्रा है वो ज़र्रा इस मकाम को छोड़कर यहाँ से इधर जाएगा, फिर बाद में पलट कर इधर जाएगा और इस तरह की हरकत करेगा। मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो ज़र्रा ऊपर नीचे हरकत करेगा या वो ज़र्रा आगे पीछे हरकत करेगा। ओके, अब इनमें से हम पहले नंबर वाली हरकत ले लेते हैं। मान लो कि वो ज़र्रे को तवानाई मिली और वो ऊपर नीचे हरकत करने लगा। तो जब ये ज़रा ऊपर नीचे हरकत करेगा उस वक्त जाहिर सी बात है, आप लोग थोड़ा गौर से देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के दरमियान एक स्प्रिंग बना हुआ है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो वो स्प्रिंग ऐसा लंबा होते जाएगा, मतलब वो नंबर 2 को भी खींचेगा। तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि जब ये ज़र्रा नंबर 1 ऊपर जाना शुरू करेगा तो उस वक्त ज़र्रा नंबर 2 भी उसके पीछे पीछे हरकत करेगा, उसके साथ में नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे। और जाहिर सी बात है, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा वहीं तक जहाँ तक पहला ज़र्रा गया था। ओके, लेकिन ये ज़र्रा उसके पीछे पीछे जा रहा है। आप लोग गौर करो कि जब नंबर 2 पर जाएगा तो साथ में उसका असर पड़ेगा नंबर 3 पर, और नंबर 3 जो है वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा, वो भी उतनी दूर तक जाएगा। वो नंबर 4 को खींचेगा, वो भी उतने दूर तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि ये ज़र्रे, जैसे ज़र्रा नंबर 1 जो है ये इस मकाम पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ पहुँचने के बाद ये फ़ौरन पलटेगा और नीचे जाना शुरू करेगा। आप लोग गौर करो, जिस वक्त ये ज़र्रा इस मकाम पर होता है उस वक्त ये वाला ज़र्रा यहाँ होगा, लेकिन ये ज़रा जब पलट कर इस मकाम पर पहुँचेगा वापसी में, तब ये ज़रा यहाँ पहुँचेगा इस जगह पर। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा उस वक्त ये ज़रा नंबर 3 यहाँ होगा, उस वक्त ये ज़रा यहाँ रहेगा। उसके बाद अगले ही लम्हे में अगर आप गौर करो, ये ज़रा पलट कर जब यहाँ पहुँचेगा उस वक्त ये वाला ज़रा यहाँ आ जाएगा इस मकाम पर, लेकिन उस वक्त ये वाला ज़रा इस मकाम पे होगा। फिर उसके बाद होगा ये कि जब ये ज़रा नीचे आएगा यहाँ पर, उस वक्त ये ज़रा पलट कर यहाँ आ जाएगा इस मकाम पर। उस टाइम पर ये वाला ज़रा इस मकाम पर होगा इंतहा पर, उस टाइम पर ये वाला ज़रा यहाँ पहुँचेगा। ओके, अब आप गौर करो कि हो क्या रहा है, तमाम ज़र्रात हरकत में आ गए, पूरा का पूरा जो मीडियम है वो डिस्टर्ब हो गया, एक तरह का डिस्टर्बेंस उसके अंदर पैदा हो गया। लेकिन ये डिस्टर्बेंस के अंदर ख़ास बात ये हो रही है कि बेतरतीबी नहीं है, बल्कि तमाम ज़र्रात एक ख़ास तरतीब में हरकत में आ गए। लेकिन कोई भी ज़र्रा किसी बाजू वाले ज़र्रे के साथ में नहीं है, बल्कि आगे पीछे है। ये ज़र्रा सबसे आगे है क्योंकि इसको तवानाई सबसे पहले मिली, उसके पीछे पीछे ये ज़र्रा स्टार्ट हुआ, इसको तवानाई बाद में मिली, उसके बाद ये ज़र्रा स्टार्ट हुआ क्योंकि वो तवानाई इसको बाद में मिली, और उसके बाद इसका नंबर आया, उसके बाद इसका नंबर आया, और ऐसा करते करते अब ये ज़रा तवानाई आगे बढ़ती जाएगी। एनर्जी जो हमने नंबर 1 को दिए थे वो एनर्जी धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रही है। लेकिन ज़र्रात क्या कर रहे हैं, तो ज़र्रात वाइब्रेशन में आ गए, ज़र्रात जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेशन में आ गए, और उनका जो वाइब्रेशन है वो कुछ तो भी इस तरह से नज़र आएगा। ये ज़रा ऐसे इस जगह पर रहकर यहाँ ऊपर नीचे हरकत करते रहेगा, ये वाला ज़रा उसके पीछे भी नहीं यहाँ हरकत करेगा,
ये ज़रा उसके पीछे पीछे यहाँ हरकत करेगा और ये वाला ज़रा यहाँ हरकत करेगा। अगर आप इन तमाम हरकतों का एक डिज़ाइन अगर तैयार करें तो जो चीज़ आपको नज़र आएगी या जो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी वो एक लहर जैसी चीज़ आपको नज़र आएगी। मतलब यहाँ पर आप इस तरह की एक लहर को इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसी लहर आपको नज़र आएगी कि जिसके अंदर ये तमाम ज़र्रात जो है वो इस लहर के अंदर आपको नज़र आएंगे। लहर में मतलब किस तरह की हरकत नज़र आएगी, तो आप लोग गौर करो कि इस टाइम पर ये ज़रा यहाँ है, तो ये ज़रा यहाँ है, ये वाला ज़रा इंतहा को पहुँच गया, ये ज़रा यहाँ पर है, ये इस जगह पर है, ये वाला ज़रा नीचे आ गया, ये ज़रा यहाँ है, ये ज़रा इस जगह पर है, ये ज़रा यहाँ पर है, ये ज़रा वापस अपनी जगह पर है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये ज़रा वापस नीचे जाएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये लहर आपको ऐसे आगे जाते हुए नज़र आएगी। आप लोग गौर करो कि पूरा का पूरा जो मीडियम है, पूरे के पूरे मीडियम के जो ज़रात है वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट होते रहेंगे। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये मतलब लहर जैसी ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, वेव जैसी, ये वेव आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये वेव जो है ये आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से वेव जो है वो कंटिन्यू आगे की डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, लेकिन ज़र्रा अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करता रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नंबर 2 आगे चला, नंबर 2 बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, नंबर 2 जहाँ है वहीं रहेगा, नंबर 2 जहाँ है वहीं रहेगा, नंबर 3 जहाँ पर है वहीं रहेगा। मतलब तमाम ज़र्रात उसी मकाम पर रहेंगे जहाँ पर वो थे, सिर्फ ये लहर जो है ये आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आप गौर करो कि रियल में ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था इसकी वजह से, तवानाई की वजह से। आप तवानाई अगर नहीं दिए होते तो ये तमाम ज़रात अपने अपने औसत मकाम पर चुपचाप बैठे थे। लेकिन जब आपने इसको तवानाई ला कर दिए तो तवानाई जज्ब करके, तवानाई को एब्जॉर्व करके ये ज़र्रात जो है ये वाइब्रेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि वास्ते के जो ज़र्रात है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ये उसी वक्त वाइब्रेट करते हैं या उसी वक्त इर्तियाशी हरकत में आ जाते हैं जब उनको कोई तवानाई मिलती है। ओके, लेकिन ये तवानाई यहाँ आके रुक नहीं जाएगी, बल्कि होगा ये कि वो तवानाई जब इसको मिली तो ये वाइब्रेट हुआ, इसके पीछे पीछे नंबर 2 वाइब्रेट हुआ तो वो तवानाई यहाँ पहुँच गई, उसके बाद इसके वाइब्रेशन की वजह से वो तवानाई यहाँ पहुँच गई, फिर इसके वाइब्रेशन के बाद तवानाई यहाँ पहुँच गई। आप लोग गौर करो कि धीरे धीरे करके तवानाई इधर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़र्रात इस तरह से वाइब्रेशन में है और तवानाई ये डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मतलब तवानाई के आगे बढ़ने की डायरेक्शन ये वाली है। इस डायरेक्शन में जो तवानाई जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और ज़र्रात जो है वो अपनी जगह पे रह के इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, ये हो गई पहली चीज़। मतलब मैंने आपको ये बताया यहाँ पे ज़रात ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेशन में है और तवानाई इधर जा रही है, लहर जो है वो इधर बढ़ रही है। तो सवाल ये आता है कि लहर है क्या चीज़, या हम उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। बहुत आसानी के साथ अब आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। उसकी डेफिनेशन या उसकी जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरह से होगी कि लहर जो है या लहरी हरकत जो है, वेव मोशन जो है, वो हकीकत में एक ऐसा अमल है जिसके दौरान तवानाई एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। ऐसे अमल के दौरान जिसमें वास्ते के तमाम ज़र्रात जो है वो इर्तियाश करते हैं। अगर वास्ते के तमाम ज़र्रात इर्तियाश करते हैं और तवानाई एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंच जाती है तो इस अमल को हम लोग लहरी हरकत कहते हैं, या ये जो तरीका होगा ये लहर कहलाएगा। तो लहर क्या है या लहरी हरकत बेसिकली क्या चीज़ है? बहुत आसान सी चीज़ है। लहरी हरकत का मतलब होता है ऐसा अमल जिसके दौरान तवानाई एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है और वास्ते के तमाम ज़र्रात अपनी जगह पे रहकर अपने औसत मकाम के अतराफ वो लोग ऊपर नीचे या आजू बाजू में वाइब्रेट होते हैं। ऐसे अमल को लहरी हरकत या लहर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ पे गौर कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि तवानाई मिलने के बाद ज़र्रात दो में से कोई एक हरकत करेगा, या तो वो ज़र्रा ये वाली हरकत करेगा मतलब ऊपर नीचे ऐसे, या फिर वो ये वाली हरकत करेगा मतलब आजू बाजू इस तरीके से। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लहर जो है वो हम
दो किस्म की लहरों के बारे में हम बात कर सकते हैं। पहले किस्म की लहर उस वक्त आपको मिलेगी जब जर्रा ये इस तरह से ऐसी हरकत करेगा, यानी खड़े अंदाज में ऊपर नीचे हरकत करेगा और तवानाई आगे बढ़ेगी। इसको हम पहले वाली लहर कहेंगे। इसके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता वो है अर्जी लहर या ट्रांसवर्स वेव। और उसी तरीके से अगर कोई जर्रा आजू बाजू में, मतलब उफकी अंदाज में, मुतवाजी अंदाज में अगर वो हरकत करता है, ऐसी अंदाज में अगर वो हरकत करता है और लहर ये डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, तो ऐसी जो लहर है उसे हम तूली लहर कहेंगे, यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह की लहरें हो गई। ट्रांसवर्स वेव जिसके अंदर ज़रात ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे और लहर इधर जाएगी, और दूसरी लॉन्जिट्यूडिनल वेव यानी तूली लहर जिसके अंदर ज़रात ऐसे आगे पीछे हरकत करेंगे और लहर इससे मुतवाजी यानी इससे पैरेलल अंदाज में इधर हरकत करेगी, यानी इधर आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो किस्म की लहरें तैयार हो गई, अर्जी लहरें और तूली लहरें। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए, मतलब थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स आपको समझाने के लिए एक ट्री डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सब गौर करो। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि लहरें दो किस्म की है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं और ज़्यादा तफसील में जाकर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम पूरे ओवरऑल फिज़िक्स की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल फिज़िक्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो वेव्स या लहर जो है उसकी दो किस्में होती हैं। एक का नाम है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी जो इससे अपोजिट जो टाइप है उसका नाम है नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक का नाम है मैकेनिकल वेव्स और एक का नाम है नॉन मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स हैं हम उसको उर्दू में बोलेंगे मेकानिकी लहरें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उर्दू में भी, मेकानिकी लहरें। और ये जो हैं इनको हम बोलेंगे गैर मेकानिकी लहरें। ओके, अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत आसान सा फ़र्क है। मेकानिकी लहरें या मैकेनिकल वेव्स ऐसी लहरें होती हैं जो बग़ैर मीडियम के आगे नहीं बढ़ती, मतलब जिनके लिए मीडियम का होना लाजमी होता है, वास्ते का होना लाजमी होता है। तो आप लोग देखो डेफिनेशन बहुत आराम से बना सकते हो। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? ऐसी लहरें जिनको आगे बढ़ने के लिए या जिनकी अशात के लिए, जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का होना, वास्ते का होना लाजमी होता है, उन्हें मैकेनिकल वेव्स या मेकानिकी लहरें कहा जाता है। और ऐसी लहरें जिनको आगे बढ़ने के लिए या जिनकी अशात के लिए या जिनके प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का यानी वास्ते का होना लाजमी नहीं होता, जो बगैर मीडियम के भी, जो बगैर वास्ते के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उनको गैर मेकानिकी यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। इनकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उर्दू में हम उन्हें कहेंगे बरकी मैग्नातीसी लहरें। बरकी मैग्नातीसी लहरों का मतलब होता है नूर की लहरें। नूर की जो लहरें हैं तो वो आपको पता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप सूरज की लहरों को इमेजिन कर लो। सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो बरकी मैग्नातीसी लहरों से बनी होती है। और आपको ये भी पता है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान खला है, वैक्यूम है, करोड़ों अरबों किलोमीटर का वैक्यूम मौजूद है सूरज और ज़मीन के बीच में। फिर भी सूरज की जो तवानाई है, सूरज की जो रोशनी है, वो सूरज से निकलकर ज़मीन तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तवानाई है वो गैर मेकानिकी मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, वो बरकी मैग्नातीसी लहरें हैं जो सूरज से निकलकर ज़मीन तक पहुंच रही हैं। ओके, अभी का जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें हम इनकी तफसील पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो मैकेनिकल वेव्स या मेकानिकी लहरों के बारे में हमको पढ़ना है। अब सवाल ये आता है कि मैकेनिकल जो लहरें हैं ये कितने किस्म की है। तो यहाँ पर आप याद रखो कि ये दो किस्म की होती हैं। इनको आप दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक का नाम है अर्जी लहरें और एक का नाम है तूली लहरें। ओके, तो अर्जी लहरें और तूली लहरें। अर्जी लहरें और तूली लहरें जो है ये दोनों भी मेकानिकी लहरें हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं। मतलब ये कि ये ऐसी लहरें हैं दोनों भी जिनको आगे बढ़ने के लिए या जिनकी अशात के लिए एक मीडियम का या एक वास्ते का होना लाजमी होता है। मुझे यकीन है कि आपको
इतनी बातें जो है वो अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब हम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा ये चैप्टर स्पेशली इसको लेकर है, तो हमारा पूरा फोकस अब इस पर रहेगा, मतलब मैकेनिकल वेव्स पर। हम यहाँ पर तफसील में अर्जी लहर और तूली लहरों के बारे में पढ़ने जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम मैकेनिकल वेव्स जो हैं या मैकेनिकी लहरें जो है, अब हम उनकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। मुझे यकीन है कि आपने ट्री डायग्राम बना लिया होगा और अच्छी तरीके से इसको अपने पास नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। अब आप लोग देखो कि मान लो ये वही वाली लाइन है हवा में जो हमने तैयार की थी एक मीडियम के अंदर, और इस मीडियम के ऊपर यहाँ पर ये इसके कुछ ऐसे ज़र्रात हैं अलग अलग। तो जब आप इन ज़र्रात में से पहले ज़र्रे को तवानाई दोगे, अगर ये ज़रा यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से निकल कर वापस यहाँ तक आता है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता है, तो इसके वाइब्रेशन के नतीजे में बाकी ज़र्रात भी उसके पीछे पीछे हरकत शुरू करते हैं। आप ये वर्ड याद रखिए, पीछे पीछे, साथ में नहीं। यानी तमाम ज़र्रात एक साथ वाइब्रेट नहीं होंगे, बल्कि तमाम ज़र्रात पहले ज़र्रा पहले वाइब्रेट होगा, उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला ज़रा उसके पीछे, उसके बाद वाला उसके पीछे। इस तरह से तमाम ज़र्रात एक के पीछे एक वाइब्रेशन करेंगे और नतीजे में जो तवानाई यहाँ दिए थे वो तवानाई यहाँ पहुँच जाएगी। तो जाहिर है तवानाई के आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। अब आप थोड़ा गौर से देखो कि तवानाई इस सिमत में बढ़ रही है, मतलब जो वेव है, वेव का प्रोपोगेशन ये सिमत में हो रहा है, ये डायरेक्शन में हो रहा है। वेव जो है वो इस सिमत में आगे बढ़ रही है और ज़र्रात ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब उनके बीच का ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ हमको एक बहुत ख़ास बात ये नज़र आ रही है कि अगर ज़र्रात का वाइब्रेशन, यानी वास्ते के ज़र्रात का वाइब्रेशन और लहर की तरसील का मतलब होता है आगे बढ़ना, लहर का प्रोपोगेशन, तो लहर की तरसील की सिमत यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ज़र्रात का वाइब्रेशन यानी ज़र्रात का इर्तियाश, अगर ये एक दूसरे के ऊपर उमूदन हो तो जो लहर तैयार होगी उसे हम अर्जी लहर कहेंगे। अर्जी लहर का मतलब होता है ऐसी लहर जिसके दौरान वास्ते के तमाम ज़र्रात की इर्तियाश की सिमत और लहर के तरसील की सिमत एक दूसरे पर उमूदन होते हैं। ये 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे होंगे, उमूदन होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऐसा होता है तो जो लहर तैयार होगी उसे अर्जी लहर कहते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपने अर्जी लहर की तारीफ बना ली होगी। अर्जी लहर की एकदम सिंपल सी तारीफ ये होगी, ऐसी लहर जिसके दौरान वास्ते के तमाम ज़र्रात के इर्तियाश की सिमत लहर के तरसील की सिमत से उमूदन होती है, उस लहर को अर्जी लहर कहते हैं। अब अगर आपको अर्जी लहर को समझना हो या उसकी एक मिसाल को अगर ध्यान में रखना हो तो आप देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। मान लो कि आपने एक इस तरह की एक रस्सी ली है, उस रस्सी के ये वाले सिरे को एक जगह पर आपने बांध दिए किसी दीवार वगैरह पर, और ये वाला जो सिरा है, अब आप ये सिरा आपके हाथ में है और मान लो कि आप इस सिरे को ऊपर नीचे इस तरह से एक झटके के साथ इसको ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, उसको ऐसे जर्क दे रहे हो। ओके, ऐसे झटके दे रहे हो, झटके के जरिए आप ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो। आपको पता है कि क्या होगा जब ये रस्सी ऐसी टाइट आपके हाथ में बंधी हुई है और जब आप इसको एक झटके के साथ ऊपर और फिर नीचे लेके जाओगे, आप देखेंगे कि इसके अंदर एक लहर जैसी चीज़ आपको नज़र आएगी। मतलब आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो रस्सी है ये इस तरह की चीज़ में तब्दील हो जाएगी। आपको एक लहर इसके अंदर ऐसे जाते हुए नजर आएगी, आपके हाथ में से निकलकर इस सिमत में जाते हैं और वो लहर यहाँ आकर ख़त्म होती जाएगी। ओके, ये वाली जो लहर आपको नज़र आई, आप देख रहे हैं कि ये लहर बिल्कुल वैसी है जिसके अंदर आपने आपके हाथ को, मतलब वास्ते के ज़रात को ऊपर नीचे वाइब्रेट किए और लहर इस सिमत में गई। इसका मतलब ये वाली जो लहर है तो ये एक अर्जी लहर है। तो इसकी इकलौती एक एग्जाम्पल अगर आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है तो वो ये है कि ऐसी लहर जो रस्सी में तैयार होती है, लेकिन जाहिर रस्सी में कब तैयार होगी, जब आप रस्सी का एक सिरा एक सिरे पर बांधोगे और दूसरे सिरे को जर्क दोगे, मतलब दूसरे सिरे को आप एक झटके के साथ ऊपर नीचे हरकत दोगे, तब उस रस्सी के अंदर जो लहर आपको नजर आएगी वो अर्जी लहर होती है, वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ओके, अब इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर मैं यहाँ पर अर्जी लहरों को लेकर कुछ खास बातें
या उनकी कुछ ख़ास खुसूसियात जो है पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि फिर हम बाद में आगे जाने में और आसानी हो हमारे लिए। आप लोग गौर करो कि जब ये अर्जी लहर तैयार होती है तो इस अर्जी लहर के अंदर दो हिस्से हमको नज़र आते हैं। एक हिस्सा होता है ये वाला, इस हिस्से के अंदर तमाम ज़रात हमको ऐसे ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी उनका जो वाइब्रेशन है वो किधर है, ऊपर, पॉजिटिव सिम्त में है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फराज। ओके, उर्दू में हम इसे फराज कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे क्रेस्ट। ये अल्फाज बराबर आप नोट करते जाओ। इंग्लिश अल्फाज जो है नोट करना कंपलसरी है आपके लिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों भी। ओके, तो इस लहर का मतलब रस्सी के अंदर ये जो लहर जब तैयार होगी, इसका ये जो पहला पार्ट जो इसके अंदर तैयार हुआ, इसमें तमाम ज़रात हमको ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर उनका वाइब्रेशन हमको दिख रहा है। तो ऊपर जाने वाली हालत में जो है, मतलब ये वाला जो हिस्सा हमको मिला, इसको हम बोलेंगे फराज और इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्रेस्ट। इसी तरीके से अगर आप बाजू वाले हिस्से को देखो तो बाजू वाले हिस्से के अंदर आपको तमाम ज़रात ऐसे नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी उनका जो इर्तियाश है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस हिस्से को हम लोग कहेंगे नशेब। उर्दू में इसका नाम नशेब रहेगा और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ट्रफ। ओके, तो ये दो अल्फाज आप अच्छे से याद रखो, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये जो लहर है, मतलब अर्जी जो लहर होती है, इसके दो हिस्से होते हैं हमेशा, क्रेस्ट और ट्रफ, यानी फराज और नशेब। फिर उसके बाद फराज आएगा, फिर उसके बाद नशेब आएगा, फिर फराज, फिर नशेब, और इस तरीके से ये लहर जो है कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी नशेबों और फराजों के रूप में। तो अर्जी लहर के बारे में हमको एक बहुत सिंपल सी चीज़ नज़र आई, और वो ये कि अर्जी लहर हमेशा नशेब और फराज से मिलकर बनी होती है। ओके, ये हो गई इसकी मतलब खासियत नंबर 2। एक बार फिर से आप देखो, पहली खासियत मैंने आपको बताया था कि अर्जी लहर एक ऐसी लहर होती है जिसमें वास्ते के तमाम ज़र्रात लहर के तरसील की सिमत से उमूदन हरकत करते हैं, उमूदन इर्तियाश करते हैं, उसे अर्जी लहर कहते हैं। तो अर्जी लहर की ये पहली खासियत हो गई, उसकी डेफिनेशन भी हो गई और ये उसकी पहली खासियत भी हो गई। अर्जी लहर की दूसरी खासियत जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अर्जी लहर हमेशा फराज और नशेब से मिलकर बनी होती है। मतलब उसके अंदर एक पार्ट पॉजिटिव होता है जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और एक पार्ट निगेटिव होता है जिसे हम ट्रफ कहते हैं। लेकिन ये फराज और नशेब परमानेंट नहीं रहते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये बार बार बदलते रहते। थोड़ी देर के बाद ये ज़रा जो ऊपर जा रहे थे, अभी क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये नीचे आ जाएंगे। ये ज़रा अभी आपको नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये ऊपर हो जाएंगे। इसका मतलब फराज थोड़ी देर के बाद नशेब बन जाएगा, नशेब थोड़ी देर के बाद फराज बन जाएगा, और इस तरह से ये लहर आपको आगे जाते हुए, आगे सरकते हुए नजर आएगी। ओके, तो इस लहर के अंदर हमको फराज और नशेब जो है वो नज़र आए। अब हम और एक ख़ासियत की तरफ चलते हैं जो इस लहर की ख़ास बात होती है। आप लोग गौर करो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्जी लहर है, इसकी इकलौती एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो रस्सी की एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि रस्सी क्या चीज़ होती है। तो आप लोग गौर करेंगे, रस्सी जो है वो एक सॉलिड चीज़ होती है, वो एक ठोस चीज़ है, बराबर है। रस्सी जो है वो माए से नहीं बन सकती, रस्सी जो है वो गैस से नहीं बनाई जा सकती। आप ये नहीं सोच सकते कि हवा को मिलाकर आपने एक रस्सी बना लिए, या पानी को लेकर आपने एक रस्सी तैयार करे। रस्सी जो है वो सिर्फ एक सॉलिड हो सकती है, वो लिक्विड और गैस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अर्जी लहर के बारे में बात करोगे तो अर्जी लहर सिर्फ ऐसे मीडियम में ही पॉसिबल होगी, वो सिर्फ ऐसे वास्ते में ही पॉसिबल होगी जो कि सॉलिड हो, वो लिक्विड और गैस में पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब ये हुआ कि अर्जी लहर की जो अशात है, अर्जी लहर का जो प्रोपोगेशन है, वो सिर्फ उसी मीडियम में होगा जो कि सॉलिड होता है। मतलब अगर कोई ठोस चीज़ है, अगर कोई सॉलिड है, तो उसमें से अर्जी लहर जो है वो एक मकाम से दूसरी मकाम तक पहुँचेगी, तवानाई को लेकर, तवानाई जो है वो उसमें मुंतकिल हो जाएगी अर्जी लहर के ज़रिए, लेकिन वो सॉलिड और लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमको तीसरी खासियत जो है वो नज़र आई, और वो तीसरी खासियत हमको क्या मिली इसके अंदर कि अर्जी लहर का जो प्रोपोगेशन है, अर्जी लहर की जो अशात है, वो सिर्फ ठोस में मुमकिन है, वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल मीडियम के अंदर पॉसिबल है, वो लिक्विड और गैस में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको अर्जी लहरों को लेकर 3 अलग अलग बहुत ही ख़ास जो उनकी
उसकी जो खसूसियात होती हैं अर्जी लहरों की, वो 3 बातें मैंने यहाँ पर बता दिया। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर दूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। पहला पॉइंट जो हमने देखे वो ये था कि अर्जी लहर एक ऐसी लहर होती है जिसके अंदर ज़र्रात का वाइब्रेशन और लहर की तरसील की जो सिमत है उनके दरमियान का एंगल 90 होता है, मतलब वो उमुदन हरकत करते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखे कि अर्जी लहर जब आगे बढ़ती है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, फराज और नशेब, मतलब वो नशेब और फराज से मिलकर बनी हुई होती है। और तीसरी जो बात हमने देखे वो ये कि अर्जी लहर जो है वो सिर्फ ठोस वास्ते में पॉसिबल है, वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल मीडियम में गुजर सकती है, वो लिक्विड में और गैस में पॉसिबल नहीं है। ओके, आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पर, मतलब अगले टाइप की जो लहर है उस पर चलते हैं। दूसरे नंबर वाली जो लहर जिसके बारे में हमको बात करना है, जाहिर है उसका नाम है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उर्दू में हम उसे कहेंगे तूली लहर। अब सवाल ये होता है कि ये लहर बनेगी कैसे, तो आप गौर करो। देखो, हम यहाँ पर फिर से हवा का या मीडियम का एक लाइन इमेजिन करो और इसके ऊपर मैं कुछ ज़रात को ले लेता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये कुछ ज़रात लिए हैं, इन ज़रात के नाम है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जाहिर है जब आप हवा में या वास्ते में कोई एक लाइन बनाओगे उसके अंदर तो बहुत सारे ज़रात होंगे, इनफाइनाइट ज़रात उसके अंदर हो सकते हैं। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये 5 ज़रात बता रहा हूँ। अब मान लो कि आपको पहले ज़र्रे को तवानाई मिली, ये तवानाई लेकर ये ज़र्रा यहाँ से निकल कर इधर चला गया, यहाँ तक आ गया, और यहाँ आने के बाद फिर वो यहाँ से पलटा और फिर उतनी दूरी तक इधर चला गया और इस तरीके से वाइब्रेशन शुरू कर दिया। ऐसे वाइब्रेशन यानी उफ़की अंदाज में उसके इर्तियाज शुरू हो गए। ओके, अब आप गौर करो, जब ये ज़र्रा इधर जाएगा तो इन दोनों के दरमियान यानी 1 और 2 के दरमियान जो स्प्रिंग है, उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो दब जाएगी। और क्योंकि वो इलास्टिक बॉन्ड है, मतलब लचकदार है, आप गौर करो कि जब आप किसी स्प्रिंग को दबाते हो, जब आप किसी स्प्रिंग को ऐसा दबाओगे, आप इमेजिन करो जैसे मान लो यहाँ पर ये आपके पास स्प्रिंग और आप इसको ऐसे दबा दिया आपने, दबाने के बाद वो दबा नहीं रह सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो थोड़ी जैसे ही आप उसको दबाओगे वो उसके अंदर बहाली कुव्वतें पैदा हो जाएगी और वो उसको ज़ोर से लौटेगी और वो वापस फैलेगा, लेकिन फिर वो फैला हुआ भी नहीं रह सकता। वो फैला हुआ रहने के बाद क्या होगा, वापस बहाली कुव्वतें उसको दबाएंगे और फिर वो दब जाएगा, फिर फैलेगा, फिर दबेगा। मतलब क्या होगा कि जब ये ज़र्रा इधर इधर यानी ऐसे हरकत करेगा तो थोड़ी देर के बाद ये वापस ऐसा भी आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इधर आएगा और इस तरीके से इसका वाइब्रेशन चलता रहेगा। अब आप गौर करो कि नंबर 2 पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप देखो कि जब ये ज़रा तवानाई लेकर इधर गया तो उसने एक तरह से इसको तवानाई दे दिया, नंबर 2 को, अपनी तवानाई का कुछ हिस्सा उसने नंबर 2 को दे दिया और फिर वो तवानाई लेकर नंबर 2 आगे बढ़ेगा, नंबर 2 इधर जाएगा, फिर ये पलटेगा, फिर इधर जाएगा और इस तरीके से ये नंबर 2 जो है इसके वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो पहले ये अकेला वाइब्रेशन में आया, उसका असर नंबर 2 पर पड़ा, फिर वो वाइब्रेशन में आया, फिर उसका असर नंबर 3 पर पड़ेगा, वो वाइब्रेशन में आएगा, फिर उसका असर नंबर 4 पर पड़ेगा, वो वाइब्रेशन में आएगा, उसका असर नंबर 5 पर पड़ेगा, वो वाइब्रेशन में आएगा, आगे पीछे। आप लोग गौर करो, वास्ते के तमाम ज़र्रात जो है वो डिस्टर्ब हो गए, तमाम ज़र्रात जो है एक के पीछे एक जो है वो उनमें एक खलल पैदा हो गया, उनमें एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया और ये डिस्टर्बेंस जो है लेफ़्ट से राइट साइड में चला गया। ओके, एक ख़ास स्टाइल में, एक ख़ास तरतीब में जो है ये डिस्टर्बेंस जो नंबर 1 में पैदा हुआ था वो आगे बढ़ता चला गया और तवानाई आगे चले गई। अब आप गौर से देखो कि ये जो एक अजीब व गरीब किस्म की जो लहर जो यहाँ तैयार हो रही है, इस लहर में एक ख़ास बात ये नज़र आ रही है कि इसमें लहर इस सिमत में जा रही है, मतलब ये डायरेक्शन के अंदर उफ़की सिमत में, और तमाम ज़र्रात भी इसी सिमत के अंदर वाइब्रेट हो रहे हैं। मतलब एक बार वो इसके साथ में जा रहे, एक बार ऐसे जा रहे, एक बार ऐसे जा रहे, और इस तरह से ये इनका जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन लहर की सिमत के साथ में मुतवाज़ी है। मतलब यहाँ पर आपको किन 2 लोगों पे गौर करना है। पहली चीज़ जिस पे आपको गौर करना है वो है कि ज़र्रात का वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, और नंबर 2 जिस पर आपको गौर करना है वो है कि इस लहर का प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है, तरसील कैसे हो रही है। अगर हम उर्दू में बात करें तो वाइब्रेशन का मतलब होगा हम इर्तियाश की बात कर रहे हैं, और प्रोपेगेशन का मतलब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तरसील की। तो आप लोग गौर करो कि आपको ये दोनों एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी नज़र आएंगे।
मतलब जब आपने नंबर वन जर्रे को जब आपने तवानाई दिए तो उसमें जो वाइब्रेशन पैदा हुए, उसके ज़रिए जो लहर पैदा हुई, उस लहर की जो तरसील है, उसकी जो अशात है, उसका जो प्रोपोगेशन है, वो मुतवाज़ी है ज़र्रात के वाइब्रेशन के साथ में। यानी वास्ते के ज़र्रात लहर की सिमत के साथ में, लहर के तरसील के सिमत के साथ में मुतवाज़ी हालत में वो वाइब्रेट हो रहे हैं। ऐसी जो लहर तैयार होगी उसे हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव या तूली लहर कहेंगे। ओके, तो इस लहर की जो तारीफ बनेगी वो तारीफ होगी ऐसी लहर, ऐसी मैकेनिकल वेव, ऐसी मेकानिकी लहर जिसमें वास्ते के तमाम ज़र्रात लहर की तरसील की सिमत के साथ मुतवाज़ी अंदाज में इर्तियाशी हरकत करते हैं, उसे तूली लहर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए हम इसकी एक तरतीबी एक खाका बनाने की कोशिश करेंगे। आप याद रखो कि इसकी डायग्राम बनाना वैसे तो पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे अर्जी लहर आपको बना के बताया था, नशेब और फराज के तौर पे एक लहर हम बना सकते थे, हम इमेजिन कर सकते थे, लेकिन ये लहर थोड़ी सी अजीब व गरीब टाइप की होगी। देखो इसमें क्या ख़ास बात होगी वो मैं यहाँ पर इस ख़त पर बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखिए, जब ये ज़र्रा यहाँ पहुँचा था तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि ये ज़रा इधर चला गया और ये ज़रा इधर चला गया। तो थोड़ी देर के बाद वाली डायग्राम अगर आप इमेजिन करो तो ये ज़रा आपको यहाँ मिलेगा और नंबर 2 आपको यहाँ मिलेगा। तो नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ नज़दीक आ गए और नंबर 1 इस जगह पर पहुँच गया। आप लोग देखो इतना बड़ा यहाँ पे एक गैप आ गया, खाली जगह, लेकिन यहाँ पर इतनी सी एक जगह तैयार हो गई जहाँ पर 2 ज़रात नज़र आ रहे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, नंबर 2 इधर आ जाएगा, नंबर 1 इधर आ जाएगा, दोनों यहाँ नज़र आएंगे और नंबर 3 यहाँ आ जाएगा, वो गैप, खाली गैप आपको यहाँ मिलेगा। तो आप लोग इसके अंदर अगर आप गौर करते हैं, अगर आप ऐसे ख़त 8-10 अगर एक के बाद एक ख़त अगर आप बनाते हैं तो आपको एक मज़ेदार चीज़ ये नज़र आएगी कि आपको पूरे रीजन में, पूरे इलाके के अंदर ज़र्रात की एक ख़ास तरतीब नज़र आएगी। आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे एक इलाका है जहाँ पर बहुत सारे ज़र्रात ऐसे आपस में एक दूसरे के करीब करीब जमा हो गए, और फिर कुछ एक इलाका नज़र आएगा जहाँ पर ज़रात एक दूसरे से ऐसे दूर दूर नज़र आएंगे। फिर एक इलाका नज़र आएगा जहाँ पे ज़रात जो है वो बिल्कुल करीब करीब नज़र आएंगे। फिर एक इलाका नज़र आएगा जहाँ पर ज़रात एक दूसरे से दूर नज़र आएंगे। फिर एक इलाका होगा जहाँ पे ज़रात एक दूसरे से एकदम करीब करीब नज़र आएंगे। अब आप गौर करो कि पूरा इलाका जो है वो अलग अलग, मतलब अलग अलग 2 टाइप के हिस्सों में तकसीम हो गया है, 2 टाइप के पार्ट्स में वो जो है डिवाइड हो गया है। उनमें से एक पार्ट ये वाला है जहाँ पर जगह कम है और ज़रात ज़्यादा है, और एक ये वाला इलाका है जहाँ पे जगह ज़्यादा है और ज़रात कम है। ओके, जगह ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि ये जगह छोटी सी है और ये जगह बड़ी है, बल्कि जगह तो इक्वल रहेगी, मतलब ये फासला भी उतना ही बड़ा रहेगा, ये फासला भी उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन इस फासले में ज़र्रात ज़्यादा होंगे और इस फासले के अंदर ज़र्रात कम होंगे। इस इलाके में ज़र्रात जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाएंगे और इस इलाके के अंदर या इस हिस्से के अंदर ज़र्रात की तादाद जो है वो बहुत कम होगी। जहाँ पर ज़र्रात ज़्यादा होगी हम ये बोलेंगे कि वहाँ पर ज़र्रात की डेंसिटी बढ़ गई है। जहाँ पर ज़र्रात कम हो गए हैं हम ये बोलेंगे कि वहाँ पर डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। ओके, तो जहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई है हम उसके लिए एक नाम देंगे और वो नाम होगा कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर कॉम्प्रेस हो गया, जहाँ पर दबाव बढ़ गए, जहाँ पर ज़रात ज़्यादा जमा हो गए, जहाँ ज़रात की कसाफत ज़्यादा हो गई। ओके, जहाँ पर कम जगह के अंदर ज़्यादा ज़रात जमा हो गए हैं, मतलब उनकी डेंसिटी जहाँ पर बढ़ गई है, हम बोलेंगे कि वहाँ पर उन ज़रात के ज़रिए एक तरह का दबाव जो है वो बढ़ गया है, हम उसका नाम रखेंगे कॉम्प्रेशन। ओके, उसी तरीके से हमको एक इलाका नज़र आया जहाँ पर इलाका तो उतना ही बड़ा है लेकिन उसके अंदर ज़रात बहुत छोटे हो गए, बहुत कम हो गए, मतलब ज़रात की डेंसिटी कम हो गई, उनकी कसाफत जो है वो डाउन हो गई, उनकी तादाद कम हो गई। इस इलाके को हम नाम देंगे रेयरफेक्शन। ओके, तो इस तरह से ये जो 2 नाम यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, एक का नाम हो गया है कॉम्प्रेशन, मतलब जहाँ पे दबाव बढ़ गया, और एक का नाम रेयरफेक्शन, जहाँ पर दबाव कम हो गया या जहाँ पर डेंसिटी जो है, कसाफत जो है वो कम हो गई। ओके, अब अगर हम उर्दू में अगर इनको नाम दें
तो हमने इनके नाम डेंसिटी पर से ही उर्दू में मुंतखब किए हुए हैं। जैसे जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, आप याद रखो डेंसिटी को हम कसाफत कहते हैं, तो उसकी मुनासिबत से हमने ये नाम रखा कि जहाँ पर ज़रात ज़्यादा होंगे, जहाँ पर कसाफत ज़्यादा होगी, हम उस इलाके को नाम देंगे तकसीफ। तो कॉम्प्रेशन का मतलब होता है तकसीफ उर्दू में। और जिस जगह पर ज़रात कम होंगे, जहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक लतीफ़ इलाका तैयार हो गया। ओके, कसीफ का उल्टा, यानी जहाँ पर कसाफत कम हो रही है तो जाहिर है वो हल्का इलाका हो गया, और जो हल्का चीज़ होती है उसको हम लतीफ़ कहते हैं। इसका मतलब ये वाला जो इलाका है हम इसे नाम देंगे तलतीफ़। तो इस तरीके से तूली लहर जो है, उस लहर के दौरान पूरा का पूरा जो मीडियम है, पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा जो वास्ता है, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा कॉम्प्रेशन या तकसीफ, एक हिस्सा रेयरफेक्शन या तलतीफ़। और इस तरीके से पूरा का पूरा एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेट आते जाएंगे। एक इलाके के अंदर आपको तकसीफ मिलेगा, बाजू में तलतीफ़, फिर तकसीफ, फिर तलतीफ़, फिर तकसीफ, फिर तलतीफ़, और इस तरीके से तकसीफ़ों और तलतीफ़ों को मिलाकर जो लहर बनेगी हम उसे तूली लहर कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको लॉन्जिट्यूडिनल वेव या तूली लहर के लिए उसकी बनावट या उसके दो अज्जा जो है, उनके जो दो नाम हमको समझ में आए, वो नाम ये मिले कि तूली लहर जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है। एक का नाम होता है तकसीफ या कॉम्प्रेशन, और एक का नाम होता है तलतीफ़ या रेयरफेक्शन। तो ये हो गया लहर यानी तूली लहर का सेकंड पार्ट। ओके, यानी दूसरी हमने उसकी खासियत पे गौर कर लिए। अब हम गौर करेंगे कि ये वाली लहर कौन से मीडियम में पॉसिबल हो सकती है। तो आप लोग गौर करो, यहाँ पर ज़र्रात जो है वो वाइब्रेट होके कभी एक दूसरे के करीब आ जा रहे और कभी वाइब्रेट होके एक दूसरे से दूर चले जा रहे। तो ज़र्रात का एक दूसरे के करीब आ जाना या ज़र्रात का एक दूसरे से दूर हो जाना, ये ख़ासियत हमको वास्ते के तीनों किस्मों में नज़र आती है। आप गौर करो कि सॉलिड में भी ये पॉसिबिलिटी है। सॉलिड के अंदर अगर आपने, मान लो कि अगर आप एक स्प्रिंग को आप इमेजिन करो, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ कि आपने ये एक स्प्रिंग लिया। ओके, आप चाहो तो इसको दबाकर ऐसा सुकेड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको खींचकर लंबा भी कर सकते हो। इसका मतलब इसके ज़रात एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खासियत है ज़रात का एक जगह में जमा हो जाना या ज़रात का एक दूसरे से दूर हो जाना, ये सॉलिड में पॉसिबल है। ओके, आप लोग गौर करो कि ये पॉसिबिलिटी लिक्विड में भी है। हम माए के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम माए को दबा भी सकते हैं। अगर आपने एक डब्बा लिए और उसके ऊपर एक ऐसा पिस्टन लगा दिए, एक ढक्कन लगा दिए, और वो पिस्टन के ज़रिए आपने उसको प्रेस किए, तो आपको क्या नज़र आएगा? आप देखेंगे कि उसके अंदर वो जो माए है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो हजम है, वो आप कम कर सकते हो, आप उसको सुकेड़ सकते हो, कम किया जा सकता है। उसी तरह से जब आप किसी माए को गर्म करते हैं तो वो फैलना भी शुरू हो जाता है, मतलब उसके ज़रा दूर भी जा सकते हैं। ओके, इसी तरह से ये वाली पॉसिबिलिटी आपको गैसों में भी नज़र आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तमाम यानी मादे की तमाम जो हालतें हैं अलग अलग, तमाम हालतों के अंदर ये खासियत हमको नज़र आती है कि उसके ज़रात को करीब भी लाया जा सकता और उसके ज़रात को दूर भी ले जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तूली लहरें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में पॉसिबल है। तो तीनों में उनका जो प्रोपोगेशन है वो हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आगे बढ़ सकती हैं। आइए समराइज करते हैं इन तीनों बातों को एक बार फिर से। आप लोग गौर करो, मैंने तूली लहर की पहले डेफिनेशन आपको बताया। तो पहली खासियत हमको ये नज़र आई कि तूली लहर जब तैयार होगी उसमें वास्ते के तमाम ज़र्रात का जो वाइब्रेशन है वो लहर की अशात या लहर की जो तरसील है, प्रोपोगेशन है, उससे मुतवाज़ी होगा। ये इसकी पहली खासियत है। दूसरी खासियत हमको ये नज़र आई कि तूली लहर जब तैयार होगी वो दो हिस्सों से मिलकर बनेगी। उसका एक हिस्से का नाम रहेगा तकसीफ या कॉम्प्रेशन, एक हिस्से का नाम होगा रेयरफेक्शन या तलतीफ़। जो तकसीफ है वहाँ की कसाफत ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ कम जगह में ज़्यादा ज़रात पाए जाएंगे, और जो रेयरफेक्शन है, तलतीफ़ है, वहाँ पर उतनी ही जगह के अंदर बहुत कम ज़रात जो है वो पाए जाएंगे या ज़रात की कसाफत जो है वो कम होगी। और तीसरी खासियत जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की है वो ये
कि तूली लहर एक ऐसी लहर होती है जो सॉलिड में से, लिक्विड में से और गैस में से, मतलब ठोस, माय और गैस तीनों किस्म के वास्तों में से ये वाली लहर जो है ये आगे बढ़ती है या इसका आशात जो है वो हमको नज़र आती है। तो इस तरह से हमारी तूली लहर जो है वो कंप्लीट हो गई। मतलब आज के हमने इस अभी तक के जो टॉपिक है इसके अंदर अभी तक हमने ये देखा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकी लहरें जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, अर्जी लहर और तूली लहर। और हमारा पूरा फोकस जो है जाहिर है वो मैकेनिकल वेव्स के ऊपर ही होगा। ओके, अब हम अपने इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक इसके अंदर शुरू होने जा रहा है उसका मैं पहले यहाँ पर उन्वान लिख देता हूँ। उसका उन्वान है तरक्की पजीर लहर। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव। ओके, सवाल ये आता है कि प्रोग्रेसिव वेव या तरक्की पजीर लहर क्या होती है। तो सबसे पहले जैसा कि इसका जो नाम है, अगर आप इसके नाम पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी लहर है जिसने तरक्की करना चाहिए, जिसने प्रोग्रेस करना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रोग्रेस या तरक्की का मतलब होगा आगे बढ़ना। तो ऐसी लहर जो लगातार आगे की सिमत में तरक्की करती चली जाए, मतलब जो लगातार आगे की सिमत में बढ़ती चली जाए, उसे हम प्रोग्रेसिव वेव या तरक्की पजीर लहर कहते हैं। हाँ, तो जो टॉपिक हमने शुरू किए वो है प्रोग्रेसिव वेव यानी तरक्की पजीर लहर। आप लोग देखो, यहाँ आपके सामने एक अर्जी लहर की डायग्राम बनी हुई है और अब इस अर्जी लहर को हमको ये समझना है कि मान लो ये तरक्की पजीर लहर है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई। अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये सोर्स है, ये मंबा है, तो यहाँ से जो लहर है वो पैदा हुई और अब ये इस सिमत में आगे बढ़ रही है कंटिन्यू, और ज़रात ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, उनका SHM इस तरह से हो रहा है। तो ज़ाहिर है ये एक अर्जी लहर हमने तैयार की है। ओके, इस अर्जी लहर की अगर हमको तारीफ़ अगर देखना हो तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे गौर करेंगे कि ये वाला जो फासला है, आप लोग गौर करो, ये औसत मकाम है इस ज़र्रे का। जब ये ज़रा वाइब्रेट करेगा तो इसका औसत मकाम ये वाले, और हरकत करते करते वो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से पलटेगा, फिर उतनी दूर तक नीचे आएगा, फिर वापस जाएगा, और इस तरीके से ये ऐसा वाइब्रेट होते रहेगा। यही वाली हरकत बाजू वाले ज़रात भी करेंगे, यानी तमाम ज़रात इसी तरह से हरकत करेंगे। ये जो फासला है औसत मकाम का इंतहाई मकाम के साथ, इसको हम कहेंगे हैता या एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड अगर ए यहाँ पर है तो वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी होगा, वही वाला एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी होगा। तो जहाँ तक ये लहर आगे जाएगी वहाँ तक ये एम्पलीट्यूड एक जैसा रहेगा या हम उसको एक जैसा मानेंगे। ओके, तो तरक्की पजीर लहर की तारीफ़ क्या हो सकती है? बहुत सिंपल सी उसकी तारीफ़ होगी कि ऐसी लहर जिसमें वास्ते के तमाम ज़र्रात, आप लोग गौर करो, तमाम ज़र्रात जितने भी ज़र्रात हैं सब वास्ते के तमाम ज़र्रात SHM करते हैं, मतलब सादा मौसी की हरकत करते हैं, और जिसका हैता शुरू से लेकर आखिर तक मुस्तकिल रहता है, एक जैसा रहता है, उसे सादा मौसी की तरक्की पजीर लहर कहते हैं। आया ध्यान में आया सब लोगों को? एक बार फिर से आप इसकी तारीफ पे गौर करो। ऐसी लहर जिसके दौरान वास्ते के तमाम ज़र्रात SHM करते हैं और उस लहर का शुरू से लेकर आखिर तक जो हैता है वो हैता मुस्तकिल रहता है, उसे सादा मौसीकी तरक्की पजीर लहर या सिर्फ तरक्की पजीर लहर यानी प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इस लहर के अंदर और कौन कौन सी खसूसियात होती हैं और कौन कौन सी ख़ास अहम टर्म्स हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले पीरियड में, अगले लेक्चर में हम लोग उसको शुरू करेंगे। लेकिन मैं जस्ट चाहता हूँ कि उस लेक्चर से पहले कुछ बातों को आप जो है पढ़ कर रखें। जिन चीज़ों की मैं मतलब तवक्को रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने वो पढ़ कर रखना चाहिए, वो नाम मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। उनमें से
सबसे पहली जो चीज़ आपको पढ़ना है वो ये है कि हैता क्या होता है। ये ऑलरेडी हम ऑसिलेशंस में पढ़ चुके हैं। ओके। नंबर 2, हैयत क्या चीज़ होती है। उसी तरीके से नंबर 3, तवातिर क्या चीज़ है। उसी तरह से नंबर 4, ख़ती रफ्तार क्या होती है, या उसका ज़ाब्ता जो है वो क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे सिर्फ ये 4 बातें जो है पूछ रहा हूँ कि आप इन 4 बातों को मतलब इनकी पूरी तारीफ़ें और इनकी पूरी जो डिटेल्स जो भी आप पढ़ सकते हो वो आप पढ़ के रखो। अगर आपको इन 4 में से कोई बात को ना मिले या कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो और उसके ज़रिए आप मुझे बता सकते हो। लेकिन जब आप ये तमाम चीज़ों को पढ़ लोगे तो फिर इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो लेक्चर आपको बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।